बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नु किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने का काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब है लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड फेकरी। राहुल गांधी झूठों के नवाब है, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले सीरियल लायर और भारतीय राजनीति के पिनोकियो है राहुल गांधी। अभी हाल ही में जो उन्होंने झूठ बोला कि दिल्ली की साइज की जमीन चाइना को भारत ने दे दी, अब जनरल नरवणे जी ने आकर क्लैरिफाई किया है कि 1 इंच जमीन चाइना को नहीं मिली है। कौन सच्चा है और कौन झूठा है? और जनरल नरवणे जी की ही तथाकथित किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे, पर नरवणे जी ने तो खुद बोला है कि उनकी किताब प्रकाशित नहीं हुई, वो पब्लिश नहीं हुई। एक कैरावैन ऑफ लाइज मैगजीन के आधार पर, जिसको नरवणे जी ने खुद खारिज किया है, उसके आधार पर जिस प्रकार के अनर्गल झूठे आरोप लगाए राहुल गांधी ने, पार्लियामेंट को हॉस्टेज और बंधक बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर को अपशब्द और अपमानित करने का काम किया, आज ये सारा कुछ झूठ और फेकरी ध्वस्त हो चुका है। सेना का अपमान, यही है राहुल गांधी की पहचान। इसीलिए उन्होंने रफाल पर झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उन्होंने सेना की पिटाई हो गई ऐसा बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर हो, राहुल गांधी सेना के मनोबल को तोड़ते हैं, और आज राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम नरवणे जी ने किया है। देखिए, केरल स्टोरी जो बनी थी, पहले लव जिहाद पर बनी थी, और अब उसका जो पार्ट 2 आया है, वो भी किस प्रकार से जबरन धर्मांतरण किया जाता है, महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, इस पर एक फिल्म बनी है। परंतु पता नहीं कि वोट बैंक का ऐसा दबाव है कि पहले कम्युनिस्ट पिनराई विजयन, इन लोगों ने विरोध किया, और अब कांग्रेस के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे ये वही मंडली है जो बोलने की आज़ादी, फिल्मों की आज़ादी, पत्रकारिता की आज़ादी, बुक्स की आज़ादी के बारे में बोलती है, पर जब कोई फिल्म इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच का एक परिचय देती है, उसका प्रमाण देती है, उसका पर्दाफाश करती है, तो वोट बैंक के नाम पर अब विरोध करने वाले सभी काम पर मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार इस प्रकार की सच्चाई को छिपाने का प्रयास क्यों करते हैं? लव जिहाद के बारे में कैथोलिक चर्च ने बोला था, लव जिहाद के बारे में कोर्ट ने बोला था, परंतु कट्टरपंथियों के साथ कांग्रेस ने ऐसा गठजोड़ किया है जमाते इस्लामी के साथ, जो इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, कि अब उनके दबाव में महिलाओं के ऊपर बनी एक फिल्म और महिला शोषण के खिलाफ बनी एक फिल्म, इसका भी ये विरोध कर रहे हैं। देखिए, केरल स्टोरी जो बनी थी, पहले लव जिहाद पर बनी थी, और अब उसका जो पार्ट 2 आया है, वो भी
किस प्रकार से जबरन धर्मांतरण किया जाता है, महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, इस पर एक फिल्म बनी है। परंतु पता नहीं कि वोट बैंक का ऐसा दबाव है कि पहले कम्युनिस्ट पिनराई विजयन इन लोगों ने विरोध किया और अब कांग्रेस के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे ये वही मंडली है जो बोलने की आज़ादी, फिल्मों की आज़ादी, पत्रकारिता की आज़ादी, बुक्स की आज़ादी के बारे में बोलती है, पर जब कोई फिल्म इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच का एक परिचय देती है, उसका प्रमाण देती है, उसका पर्दाफाश करती है, तो वोट बैंक के नाम पर अब विरोध करने वाले सभी काम पर मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार इस प्रकार की सच्चाई को छिपाने का प्रयास क्यों करते हैं। लव जिहाद के बारे में कैथोलिक चर्च ने बोला था, लव जिहाद के बारे में कोर्ट ने बोला था, परंतु कट्टरपंथियों के साथ कांग्रेस ने ऐसा गठजोड़ किया है जमाते इस्लामी के साथ, जो इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, कि अब उनके दबाव में महिलाओं के ऊपर बनी एक फिल्म और महिला शोषण के खिलाफ बनी एक फिल्म, इसका भी ये विरोध कर रहे हैं। It is very strange that the entire ecosystem which says that we are for free speech, freedom of press, freedom of media, creativity, those who bat for many films, especially when the films are attacking BJP, attacking right wing, they are very much opposed to a film that is showing the truth about the fundamentalist forces that are exploiting and targeting women selectively. This movie is a sequel of the Kerala Story 1, which was made on the reality of Love Jihad. It shows how national security, how forcible conversions, how women exploitation, all of these things are being done in the name of faith and religion. What is the harm if this is exposed? If you don't want to watch, don't watch the movie. But why are you saying that this movie should be banned? Because under the pressure of fundamentalists, and Congress and left both are under the pressure. One is with Hamas, one is with Jamaat. They are trying to subdue the truth. They don't want this ugly reality to come out. It shows how they change their stand on free press and freedom of speech and expression also. It also shows that in the name of vote bank politics, they always sacrifice women's rights and women's issues. यही है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का खटाखट मॉडल। पहले सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे करना, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, डीजल पे छूट दे देंगे, सब कुछ माफ कर देंगे, और सत्ता में आने के बाद हिमाचल प्रदेश की ऐसी परिस्थिति कर दी है कि सबसे ज्यादा कर्जा हिमाचल प्रदेश पे बढ़ता जा रहा है। उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी अब नहीं मिल पा रहा है, और अब टैक्सेस बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू। तो कभी पानी पर टैक्स, कभी बस फेयर पर टैक्स, कभी बिजली पर टैक्स, कभी डीजल पर बढ़ा देना वैट, और अब तो एंट्री टैक्स बढ़ा दिया। इसका सीधा नुकसान टूरिज्म पर होगा, वहां के लोकल्स को होगा, बिजनेस को होगा। यह है खटाखट मॉडल। जहां भी कांग्रेस आई वहां महंगाई और बर्बादी लेकर आई, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो या हिमाचल प्रदेश। देखिए, फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी को शशि थरूर जी ने ही आईना दिखाया है, और एक बार फिर से शशि थरूर जी ने इंडिया फर्स्ट की भावना से बात की है। कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, खास करके राहुल गांधी, भारत की हर उपलब्धि को कम करना चाहता है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया एआई समिट का भारत का एक प्रकार से स्वागत कर रही है, उसका महिमा मंडन कर रही है। इतना भव्य एआई समिट हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के बड़े बड़े नेता आए, टेक कंपनीज आए, पर राहुल गांधी उसे केवल और केवल फेलियर बताने में लगे हुए हैं। पर अब शशि थरूर ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। शशि थरूर जी बोले बहुत अच्छा हुआ, छोटे मोटे ग्लिचेस तो होते रहते हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि थरूर जी ने इंडिया फर्स्ट रखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने बोला इंडिया फर्स्ट, भारत ने सरेंडर नहीं किया और राहुल गांधी को आईना दिखाया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि वो मोदी और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतर आते हैं। इसलिए जब यूपीआई का अचीवमेंट होता है वो मजाक उड़ाते हैं। भारत की इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनती है, बोलते इकोनॉमी डेड है। भारत की वैक्सीन 2 बिलियन डोज लगते हैं, बोलते भारत की वैक्सीन खराब है। ये भारत विरोधी चेहरा राहुल गांधी का उजागर करने का काम आज शशि थरूर ने ही किया है। उनको बाकियों की नहीं, कम से कम डॉक्टर थरूर की माननी चाहिए। और मेरी तो उम्मीद है, होप है, प्रेयर है कि डॉक्टर थरूर के खिलाफ कोई फतवा जारी ना कर दे।